प्लान पर हमारे साथ कंपनी के डिप्टी एमडी अश्विनी कुमार हुड्डा जुड़ गए हैं। हुड्डा साहब, स्वागत है आपका। सबसे पहले अगर आप एसेट क्वालिटी पर टिप्पणी कर सके, क्योंकि जो एनपीए के आंकड़े हैं उनमें इतना सुधार नहीं है जितना प्रॉफिटेबिलिटी में रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो एनपीए के मोर्चे पर स्थिति क्या है? ये क्या कोविड के चलते लोगों ने मॉरेटोरियम लिया, पेमेंट ठीक से नहीं हो पाए हैं, उसका एक रिफ्लेक्शन है? इंडिया बुल्स हाउसिंग का एनपीए स्टेबल रहा है, मार्जिनल इंक्रीज है क्योंकि कंपनी की बैलेंस शीट कॉन्ट्रैक्ट हुई है। तो अगर हम पिछले साल कॉन्ट्रैक्शन नहीं मानते हैं तो वो 1.8% पे एनपीए होते हैं हमारे, ग्रॉस एनपीए, जो कि स्टेबल होते हैं, पर क्योंकि बैलेंस शीट घट गई है तो वो 2.2% दिख रहे हैं। पर कंपनी की एनपीए सिचुएशन स्टेबल है, और क्योंकि हम एक घर फाइनेंस करते हैं तो हर लोन के पीछे एक रियल एस्टेट, घर या ऑफिस है जिसकी वैल्यू बरकरार है, तो इसमें कोई लॉस नहीं होता अगर एनपीए हो भी जाए। तो उसके चलते मैं कहूँगा कि हमारी एसेट क्वालिटी पूरी इस साइकिल में काफ़ी स्टेबल रहने वाली है आगे चल के भी। जहाँ तक मॉरेटोरियम का सवाल है, जहाँ मई में हमारे 35% कस्टमर मॉरेटोरियम के अंडर थे, वो जुलाई के महीने के एंड तक केवल 16% रह गए हैं। तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि ये एक कोई फ्री ऑफ कॉस्ट ईएमआई का डेफरमेंट नहीं है, उसके अंदर कॉस्ट है, आगे जाके इंटरेस्ट के साथ देनी पड़ती है वो ईएमआई जो आप नहीं भर रहे। और जो घर का लोन है बहुत सेफ लोन होता है, तो वो एक्स्ट्रा कॉस्ट लेना नहीं चाहता, इसके लिए लोग समय से पहले ही मॉरेटोरियम नहीं ले रहे हैं और वो रेगुलरली पे करना शुरू कर दिया है। सो एसेट क्वालिटी पे मेरे को अपने बिजनेस में ज्यादा कंसर्न आगे जाते हुए दिखता नहीं है। ओके सर, मैं एक चीज भी नोटिस कर रही हूँ कि इस समय बाजार में सबसे ज्यादा चर्चा यही हो रही है कि अब क्योंकि मुंद्रा साहब कमान संभालेंगे एमडी और सीईओ की, उनके आने के बाद क्या किसी तरह का क्लीन अप की जरूरत होगी, क्योंकि जब भी इस तरह का बड़ा मैनेजमेंट चेंज होता है, नया मैनेजमेंट आकर नए सिरे से बुक्स को देखता है और जहां पर उनको लगता है कि थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है, वहां पर शायद पोजीशन अपनी हल्की करना चाहता है। तो किसी तरह के अकाउंट्स में जहां पर आपको लग रहा है दिक्कत है, क्या एक क्लीन अप एक्ट देखने को मिलेगा अगले क्वार्टर में? देखिए, मुंद्रा जी काफी समय से हमारे बोर्ड पे हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि उन्हें कोई भी बात का ज्ञान उनसे छिपा है। उनको हर कंपनी की एसेट, हर कंपनी की सिचुएशन और पे पूरा ज्ञान है। दूसरा, मॉर्टगेज एसेट्स में डिफॉल्ट लेवल्स जनरली कम रहते हैं, अनलाइक इंडस्ट्रियल लोन्स या जहां इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स होते हैं, उस टाइप का डिले नहीं है। बिल्डर लोन्स में कहीं कहीं डिले है, पर वो सारा डिले फैक्टर्ड इन है। इनफैक्ट कोविड के चलते काफी सेल भी बढ़ गई है घरों की, आपने नोटिस किया होगा पिछले 2-3 महीने में। तो बिल्डरों की सिचुएशन काफी स्टेबल है उस हिसाब से। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा सरप्राइज हम कभी मार्केट को देंगे जहां हमारे एनपीए बढ़ जाएंगे या कोई एसेट क्लासिफिकेशन चेंज हो जाएगी। मुंद्रा जी इतने सालों से हमारे बोर्ड पे हैं, उनको सब चीजों का पूरा ज्ञान है। ओके सब प्रोविजनिंग के मोर्चे पर इस क्वार्टर में ऑफ कोर्स आपने थोड़ी सी काउंटर सिक्लिकल प्रोविजनिंग की है, क्या इसकी जरूरत आने वाले तिमाहियों में भी मैक्रोज के पर्सपेक्टिव में रहेगी? क्योंकि अभी भी हम देखें तो इकोनॉमी को रफ्तार उतनी नहीं मिली है जितनी शायद उम्मीद थी। उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी है आपकी? एंड इस समय क्या आप नए लोन्स की भी डिमांड मार्केट में फिर से आता देख रहे हैं? तो मार्केट की स्ट्रेटजी प्रोविजनिंग पे हमारी आगे चल के स्टेबल रहेगी। काफी सारे लीवर्स हैं हमारे पास, जैसे कि हमारा ओक नॉर्थ बैंक का स्टेक जब भी हम सेल करेंगे वो उससे प्रोविजनिंग क्रिएट होगी। सो ऑलरेडी हमने काफी सारी प्रोविजनिंग लास्ट क्वार्टर और इस क्वार्टर भी 300 करोड़ की एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग हमने की है। तो काफी हमने प्रोविजनिंग कुशन कवर ले लिया है। मॉर्टगेज बिजनेस में लॉस नहीं होता लोन एनपीए होने के बावजूद भी, क्योंकि एक रियल एस्टेट एसेट पीछे होती है, घर पीछे होता है। तो उसके चलते मुझे नहीं लगता कि हमें कोई एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग अब करते रहना पड़ेगा। हमने मोस्ट ऑफ द प्रोविजन कर ली है। एक्स्ट्रा बफर बनाएंगे जब भी हम ओक नॉर्थ बैंक का स्टेक सेल करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि देयर इज प्रोविजनिंग कॉस्ट आगे चलकर।
जो अच्छी बात है कि बैलेंस शीट अब स्टेबलाइज हो गई है, हमें फंडिंग मिलनी शुरू हो गई है मार्केट से। हमने ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ से ज्यादा रुपए जुटाए थे पिछले क्वार्टर। तो ये आरबीआई और गवर्नमेंट के चलते एनबीएफसीज को जो लिक्विडिटी स्कीम सपोर्ट और एनएचबी का सपोर्ट जो दिया है, उसके फलस्वरूप काफी अच्छी लिक्विडिटी मिलनी शुरू हो गई है। तो आगे अब हम ग्रोथ देख रहे हैं। इस साल हमारा टारगेट है 28,000 करोड़ रुपीस जुटाने का। ऑलरेडी 40% हम ऑलरेडी ड्रॉ डाउन कर चुके हैं, 20% एडवांस स्टेज पे है, तो 60% इस क्वार्टर के अंदर इस 28,000 करोड़ का कंपनी को अवेलेबल हो जाएगा। और आप देखेंगे कि इस साल में हम लगभग 12,000 करोड़ की ग्रोथ की टारगेट कर रहे हैं। तो अभी ग्रोथ का फेज वापस आ गया है और लिक्विडिटी सिचुएशन काफी अच्छी लग रही है। आपका जो क्वेश्चन है कि होम लोन क्या घर बिक रहे हैं, क्या रियल एस्टेट मार्केट परफॉर्म कर रही है, तो जो रेजिडेंशियल सेगमेंट है, घर का सेगमेंट है, वो बहुत अच्छा कर रहा है। काफी सारे लोग जो अपना घर परचेज पोस्टपोन कर रहे थे, हम देख रहे हैं कि वो रेडी प्रॉपर्टीज में खरीद रहे हैं। अंडर कंस्ट्रक्शन में अभी भी उतना ट्रैक्शन नहीं है, बट जो क्लोजर टू कंप्लीशन और रेडी प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि जो लोग आज तक हम घर में रहते थे, 2 फैमिलीज या बड़ी जॉइंट फैमिली, अब क्योंकि सबको कोरोना के चलते घर में ही रहना पड़ता है पूरे समय, तो उनको वो जगह छोटी लगती है, डिमांड लौट रही है। हाँ, तो उसके कारण काफी डिमांड लॉटरी हमने देखा है। बैंगलोर, हैदराबाद, एनसीआर और मुंबई में काफी अच्छा डिमांड हुआ है। तो मेरा काफी पॉजिटिव है कि अगले 1 साल के लिए ये पेंटअप डिमांड जो साइडलाइन पे थे, और रेट भी 5-10% गिरे हैं सब मार्केट्स में, तो डबल बेनिफिट हो रहा है कस्टमर को। इंटरेस्ट रेट सब्सटैंशियली कम हो गए हैं, 7.25% पे होम लोन मिल रहा है, प्लस टैक्स बेनिफिट है, तो बहुत सस्ता हो गया है। ये 2002 की बात है, मुझे याद है, जब ईएमआई एक आदमी की और रेंट लगभग बराबर थे। अब हम वही सिचुएशन पे पहुंच गए हैं जहां रेंट और ईएमआई लगभग बराबर है। तो शायद आप जैसी कंपनियों को उसका फायदा मिलेगा कमिंग क्वार्टर्स में, इसीलिए आप कह रहे हैं कि ग्रोथ फेज में अब कंपनी दिखाई देगी आने वाले तिमाही में।